भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जब्त कर लिया। आज इंडिया जो हमारी नेबर कंट्री है उनका एक इसरो प्रोग्राम है स्पेस से रिलेटेड, उन्होंने आज नेविगेशन के हवाले से एक नई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है जो कि इन्हांस करेगी मतलब नेविगेशन सिस्टम को पूरी कंट्री के अंदर। इस बार कोर्ट ने बोला कि आपकी बार आए पीआईए का प्लेन उसको रख लेना, और रख लिया गया। प्लेन जाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं खड़ा है। कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, उसका जो अगले साल कहा जा रहा है कि जो जीडीपी का साइज होगा ना वो $425 बिलियन होगा सिर्फ महाराष्ट्र का। वो कह रहे हैं अक्टूबर तक खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड हम जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। हमारे पास वो है ही नहीं है, हम अपना मुल्क किस तरह चला रहे हैं, भीख मांग के चला रहे हैं। हमने जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था हमने बना लिया। जितना दुनिया ने हमसे फ़ायदा लेना था चाइना के अलावा वो ले चुके हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों। क्या रखा है हमने, क्या हासिल क्या कर लिया जंगों से हमने क्या कंक्लूड क्या कर लिया। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को उसके इस्लामिक दोस्त मलेशिया से बहुत बड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 प्लेन को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया के कोलालंपुर एयरपोर्ट पर लीज विवाद में कई बार कहने के बाद भी पैसा नहीं चुकाने पर पाकिस्तान के इस विमान को जब्त कर लिया गया है। पाकिस्तान मलेशिया के साथ दोस्ती के तमाम दावे करता है। इमरान खान तो मलेशिया के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का गठबंधन भी बनाना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइन ने इस बोइंग 777 विमान को मलेशिया से लीज पर लिया था। इस विमान को दूसरी बार कोलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि कई बार कहने के बाद भी कंगाल पाकिस्तान ने लीज का पैसा मलेशिया को नहीं दिया। दूसरी तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-12 के जरिए NVS-01 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 kgs है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें। साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारा एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर, और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप GPS देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज GPS। अब GPS जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था। और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो GPS अगर है हमारे पास तो हम नेविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नेविक एक लोकल सिस्टम है, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग
जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है, 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जब्त कर लिया। ये प्लेन पहले भी उन्होंने जब्त किया था, एक प्लेन पहले भी जब्त किया था 2021 में, जिसको डिप्लोमेटिक आश्वासन दिए गए थे कि यार आपका पैसा दे देंगे, अरे भाई छोड़ दो यार, छोड़ दो प्लीज, हमारा प्लेन छोड़ दो। तब उन्होंने छोड़ा था, आश्वासन देने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। इस बार कोर्ट ने बोला कि आपकी बार आए, पीआईए का प्लेन उसको रख लेना, और रख लिया गया। प्लेन जाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं खड़ा है। साथ में ये वही मलेशिया है जो कि कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब इंडिया ने इसका पाम ऑयल रोका, तब जाकर के ये इंडिया की ओर दोबारा आया। भूखे मरने की नौबत आएगी तो जरूर कश्मीर तो छोड़ेगा ही। ये वही मलेशिया है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और टर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये दोनों कंट्रीज पाकिस्तान के आप खिलाफ जाते दिख रहे हैं। देखिए, हम अरसा दराज से ब्लफ कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया कि जो दुनिया की अक़वाम है, उन्होंने आपका जो ब्लफ है उसको कॉल कर लिया। वो कहते ठीक है, फिर देख लेते हैं। अगर हम इतने ही हमें कोई $150 अरब की बात अब कर रहे हैं, हमने जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था हमने बना लिया। जितना दुनिया ने हमसे फ़ायदा लेना था चाइना के अलावा, वो ले चुके हैं। उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है, वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, वो कहाँ से 100 या $150 अरब, ये बात करते हुए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो टोटल साइज़ है इस वक्त, वो कोई $342 अरब है। जो इकॉनमी की हैसियत है $342 अरब हो, जो ना यहाँ पे ना वहाँ पे, वो उसको कौन $150 अरब का कर्जा या ग्रांट देगा? ऐसा नहीं होता। तो टू बिग टू फेल वाली बात जानते हैं कि मेरा ख्याल एक चीन ही बचा है जो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत अब ट्रस्ट करता है, या उसकी चीन की मजबूरी है स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। अब वेस्ट और यूरोप जो हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक पीछे हट चुकी हैं। उसकी वजह ये भी फरमाइएगा आपकी मौजूदगी का आने वाला बजट आप क्या समझते हैं? महंगाई होगी? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि अवाम पर बोझ ना डाले? आने वाले बजट पे हुकूमत क्या कर सकती है जिससे अवाम का महंगाई का कमर ना टूटे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो कर रहे हैं कि जो फिस्कल स्पेस है या नहीं है, इसके बावजूद कुछ आप देखेंगे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स बजट में आ सकती हैं।